Hi guys, what's up and welcome back to GC 3.0 Solid States Part 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप पिछला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। आई होप पिछले लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होएगी। हाँ, तो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं पढ़ना अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था कि एमॉर्फस सॉलिड की अब हमें इज्जत नहीं करनी है। अब हमें यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट्स के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। इन्हीं के अंदर पार्टिकल्स एक 3 डायमेंशनल वे में एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो हमें वही पैटर्न तो समझना है भाई। जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है उसको क्या समझोगे। तो एमॉर्फस सॉलिड का कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को पढ़ते भी नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा लोग। अब देखो, मेरी एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना। आपके पास में जितने मेटल्स हैं सब क्रिस्टलाइन है। आपके पास में जितने सॉल्ट हैं जो कैटायन एनायन से मिलकर बने हैं वो सब आपके क्रिस्टलाइन है। उसके अलावा जो आपके पास में नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपका डायमंड, जैसे कि आपका ग्रेफाइट, जैसे कि आपका फास्फोरस P4, जैसे कि आपका सल्फर S8, ये लोग भी आपके किस फॉर्म में आ जाएंगे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे। उसको छोड़कर जितने भी आपका पाउडरी सब्सटेंस होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, वो सब आपके अमॉर्फस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोर्ड पर बड़े प्यार से लिख रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों के नोट्स परफेक्ट बन सके। तो दे आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर हमें इसको क्लासिफाई करना है। अच्छा गुलगुलो, आप लोगों को पता ही है ना, जो क्लास 8, 9, 10 का बच्चा अगर आपके कोई कांटेक्ट में हो तो गाइज उसको बता दीजिएगा कि मृत्युंजय सर से अब केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना आसान है। अनअकैडमी पर, अनअकैडमी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मेरा लिंक दे दिया है, मेरा प्रोफाइल का लिंक वगैरह मेंशन किया हुआ है। वहाँ पर मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ जो फ्री होती है। तो वहाँ पर अपने को कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहले दिन ही पैसा भरना है, ऐसा कोई लफड़ा नहीं रखा है। आप लोगों को भी बात पता है। सिर्फ स्पेशल क्लासेस देखो, सीखो, अंडरस्टैंड करो। एंड आई एम वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टी ओवर देयर। भाई तुम्हारे मृत्युंजय सर तो नंबर 1 ही होते हैं, बात आप सब लोगों को पता है। तो थैंक्स टू यू ऑल गाइस, एक बार जरूर इस चीज को चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आपका जो सॉलिड होता है वो होता है आपका आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड। अब गाइस नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर ये सॉलिड्स के अंदर किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और वीकेंड से यहां पर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायन एंड एनायन, यानी कि आपके वो सब्सटेंसेस जिनमें कैटायन और एनायन मौजूद हैं, जिनमें कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है,
एनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इन सब्सटेंसेस को आयोनिक सॉलिड बोला जाता है, इन सब्सटेंसेस को आयोनिक सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको इसका क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, दे आर हार्ड, ये सॉलिड्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ cation and anion held by a very strong इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग जानते ही हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो जब कैटायन एनायन एक दूसरे के आसपास अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के आसपास अटैच्ड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनका अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सिंपल सा डायग्राम बनाकर देख लो, ये जैसे तुम्हारा कैटायन है, तो एनायन 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 एनायन। आप देखो आपके कैटायन को चार तरीके से एनायन ने घेर लिया। ये तो आपने 2D डायग्राम देखा, 2D और 3D। आप 3D देखो, इमेजिन करो ये कैटायन के फ्रंट में भी एक एनायन होगा और ये कैटायन के बैक में भी एक एनायन होगा। सो बेसिकली कैटायन के ऊपर एनायन, कैटायन के नीचे एनायन, कैटायन के लेफ्ट में एनायन, कैटायन के राइट में एनायन, कैटायन के आगे एनायन, कैटायन के पीछे कैटायन। बोलो कितने एनायन? 6 एनायन। तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि एक कैटायन को 6 एनायन कवर करके रखते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो भाई उसी प्रकार एक एनायन को, उसी प्रकार आपके एक एनायन को कैटायन 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 1 2 3 4 कैटायन, फिर आगे एक कैटायन और पीछे एक कैटायन। तो इस प्रकार एक एनायन को भी 6 कैटायन घेर के रखते हैं। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा मजबूत और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो इतना कड़क, इतना मजबूत अरेंजमेंट होने की वजह से इनको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आगे चलते हैं। बट दे आर ब्रिटल, बट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब सर आप थोड़ा सा बता दो बेटा। ब्रिटल का मतलब ये हार्ड तो होते हैं, यानी कड़क तो होते हैं, लेकिन टूट आसानी से जाते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा ना तुम्हारा कांच, कांच को भी हार्ड और ब्रिटल बोलते हैं। कांच कड़क होता है, हार्ड होता है, लेकिन वो बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारा आयोनिक सॉलिड्स भी हार्ड होते हैं बट ब्रिटल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ देयर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। मैंने आपको कल बताया था ना पिछली क्लास में कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें पार्टिकल्स एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से, ये प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या इनफैक्ट हमेशा क्या होता है कि जब आप इन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये इजीली टूट जाएंगे। कैसे? अगर आपने इसको तोड़ा तो ये ऊपर के पार्टिकल्स टुक से टूट के अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गया। तो इनका अरेंजमेंट ही कुछ इस प्रकार था कि वो टूट के अलग हो गया। तो बड़े आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ होता है, यानी पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं। तो आपको देख के ऐसा लगता है कि पहले क्यूब के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा होता है। अरे वो एक आपने वो गेम देखा होगा ना, 3 कप या 5 कप नीचे रखो, 5 कप के ऊपर 4 कप, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1। जरा सी हवा चलती है और वो कप बिखर जाते हैं, लेकिन क्या इंडिविजुअल कप टूट रहा है? नहीं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा पार्टिकल हार्ड जरूर है कप की तरह, लेकिन उसके अरेंजमेंट की वजह से वो इजीली टूट जाता है, क्योंकि उसका अरेंजमेंट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो जरा से में बिखर जाता है, इसलिए उसको आप ब्रिटल बोल सकते हो। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर इंसुलेटर। दे आर इंसुलेटर व्हेन they are present in their solid form। जब ये अपने सॉलिड स्टेट में होंगे तब ये इंसुलेटर होंगे। बट as they are converted into
दे आर एक्वस, एक्वस का मतलब बेटा या तो पानी के अंदर घोल दो, पानी के अंदर मिक्स कर दो, या मॉल्टन यानी सीधा इसको मेल्ट कर दो। तो यार या तो आप इनको सीधे एक्वस फॉर्म में ले जाओ या आप इनको सीधे इनके मॉल्टन फॉर्म में ले जाओ, बट दे आर कन्वर्टेड, बट एज दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर एक्वस फॉर्म और इन देयर मोल्टन फॉर्म दे बिकम कंडक्टर्स, दे बिकम कंडक्टर। अब इसके पीछे बच्चे पूछते सर रीजन बता दो थोड़ा सा। देखो बेटा, जब कोई भी, मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl का, जैसे भी मान लो मेरे पास में NaCl है, NaCl, Cl, Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl। अभी आप देखो ये NaCl का मान लो मेरे पास में सॉलिड है, एक क्रिस्टल है, अभी ये सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में क्या हुआ, ये Cl को Na ने पकड़ रखा है, ये Na को Cl ने पकड़ रखा है, ये Cl को Na ने पकड़ रखा है, Na को Cl ने, Cl को Na ने, Na को Cl ने, Cl को Na ने, Na को Cl ने से एक दूसरे को इन्होंने होल्ड कर रखा है। मतलब देयर आर नो फ्री आयंस, यहां पर किसी भी प्रकार के फ्री आयंस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपने इनको या तो मेल्ट कर दिया या अगर आपने इनको इनके एक्वस फॉर्म में कर दिया, तो अब क्या होगा, अब Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, Na पॉजिटिव अलग हो गया। मतलब अब हर आयन यहाँ पर सेपरेट हो गया, अब हर आयन यहाँ पर फ्री हो गया। अब यहाँ पर आप देखो एक दूसरे को किसी ने जैसे यहाँ पर पकड़ रखा था, यहाँ पर पकड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास में फ्री आयंस डेवलप हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई आपका आयोनिक सॉलिड अपने एक्वस फॉर्म में या अपने मॉल्टन फॉर्म में आता है तो वो कंडक्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस अवेबिलिटी। तो यहां पर आप स्टार बना के चाहो तो लिख लो, इन आयोनिक सॉलिड्स आयंस आर द, या फ्री आयंस कॉजेस कंडक्टिविटी। जो आपके फ्री आयंस होते हैं दे कॉजेस कंडक्टिविटी। ठीक है लाल, चलो ग्रेट। अच्छा एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, NaCl, KCl, CHCl, MgO, ZnS, AgBr, AgCl, AgI। भाई जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिखो, मैं कोई फिक्सेशन थोड़ी दे रहा हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो लिखो। चलो नोट करो, आगे बढ़ो, नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये हो गए आपके पहले टाइप के आयोनिक सॉलिड। गाइस इस पर एक बोर्ड एग्जाम्स में सवाल आता है, सवाल ये आता है, ध्यान से इस चीज को जवाब दीजिएगा। इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन ऑन इट्स कंडक्टिविटी। अगर आप आयोनिक सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करो, अगर आप आयोनिक सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करो तो इनकी कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो सब लोग स्टार बना के एक पॉइंट लिखो। मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझाया है कि अगर आपने आपके आयोनिक सॉलिड को उनके मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अगर आपने एक आयोनिक सॉलिड को जो कि अभी सॉलिड था, अगर आपने इस मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो वो कंडक्टर बन जाता है। तो बेटा सॉलिड से मॉल्टन में आने का तरीका क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना, उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स इंक्रीजेस। ठीक लाडले बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा सवाल, आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। अरे ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, उसकी वजह से ये लोग ब्रिटल और हार्ड दोनों हैं। तो ऑब्वियसली आपके आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर स्टार बना के नोट कर लो। आयोनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। चलो, तो आयोनिक सॉलिड्स 100% खत्म हो गया, 100%। इसके अलावा अब आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना सफिशिएंट होता है। अब इतना पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रकार के सवाल को लगा सकते हो, आप किसी भी प्रकार के सवाल को इसके बाद में बड़े आराम से लगा सकते हो। चलिए, तो पहले टाइप के सॉलिड समझ लेने के बाद मेरे लाडले बच्चों, मैं तुम्हारे साथ में सेकेंड टाइप के सॉलिड डिस्कस करने चलता हूं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड क्या होता है? सॉलिड आर कॉल्ड एज कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट मतलब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। कोवेलेंट बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब आपके सॉलिड को जो पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स आपके कोवेलेंट सॉलिड को बना रहे हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे इसके पहले आयोनिक बॉन्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब आपने एक बात देखी होगी कि जो भी तुम्हारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अगर उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यार मैंने कभी भी कैटायन और एनायन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड देखा नहीं है, मैंने कभी मेटल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं देखा है। मैंने यूजुअली जो कोवेलेंट बॉन्ड देखा है वो या तो नॉन मेटल्स के अंदर देखा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी नॉन मेटल्स, लाइक आपका कार्बन, लाइक आपका सल्फर, लाइक आपका फॉस्फोरस एक्सेट्रा will be the constituent particles, will be the constituent particles। अच्छा, ध्यान रखना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर एटम्स होंगे। जैसे आयोनिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन और एनायन थे, कैटायन एक प्रकार का आयन था, एनायन एक प्रकार का आयन था। यहां पर कोई आयन नहीं होगा, यहां पर एटम्स होंगे। भाई आपने सीखा है ना, एटम्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तीसरी बात, क्योंकि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, द मॉलिक्यूल द सॉलिड्स, द कोवेलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ऑल्सो ब्रिटल। ये भी हार्ड होते हैं और ये भी ब्रिटल होते हैं। हार्ड यानी मजबूत तो होंगे, लेकिन ब्रिटल, क्योंकि इसके अंदर भी वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा और उस प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से इनको तोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, बच्चे लोगों को बात? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? क्या हम आगे बढ़े? पक्की बात? श्योर शॉट? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक स्टार बना के पॉइंट लिख लो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला प्रिंसिपल। आप लोगों को सबको पता है कि आपका जो वाटर है, यानी जिसके अंदर हम चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर नेचर का है, जैसे वाटर, तो आपका जो सॉलिड है वो भी पोलर होना चाहिए, पोलर ही पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, पोलर ही पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो जैसे कि आपके जितने भी आयोनिक सॉलिड्स हैं, आपके जितने भी आयोनिक सॉलिड्स हैं वो सब पोलर सॉल्वेंट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपके जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, जितने भी आपके कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, दे आर बेसिकली नॉन पोलर। ये सब नॉन पोलर नेचर के अंदर होते हैं। और क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, मोस्टली, सारे नहीं, मैं यहां पर मोस्टली बोलूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे कोवेलेंट सॉलिड होते हैं जो कि पोलर नेचर के होते हैं, लेकिन यूजुअली अभी जो मैं आपके साथ में एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा वो सब आपके नॉन पोलर नेचर के होंगे। तो ये सब किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? ये सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बेंजीन, फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन डाइसल्फाइड, इस तरीके की चीजें। तो ये
इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको नोट करके रखना चाहिए, इसका स्टार बना के एक जगह बॉक्स बना लो, स्टार बनाकर एक जगह बॉक्स बना लो ताकि आपको ध्यान रहे। कभी इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा सवाल ट्रिकी पूछ ले कि भाई आयोनिक सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, तो आप बोलोगे पानी के अंदर, और कोवेलेंट सॉलिड को आप किसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन टॉल्विन के अंदर। ठीक है, कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा आपके पास, आपके साथ में इसकी, कि जो भी आपके कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं बच्चा लोग तो ध्यान रखिएगा कि क्योंकि भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में, ये हार्ड और ब्रिटल होने की वजह से इट इज हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक बात स्टार बनाकर इसके बारे में फिर नोट करो, समटाइम्स द सॉलिड और आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड है, इट decomposes even before reaching its boiling point। मतलब आप देखते हो ना, आपने पानी उबाला, आपने पानी को उबालना चालू किया, बुलरम पानी भाप बन के उड़ गया 100 डिग्री पर। आप इस चीज को कभी ऑयल पर करके देखना, ऑयल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो यूजुअली वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के पहले डीकंपोज होते हैं। तेल जलने लग जाता है, तेल आग पकड़ लेता है, तेल काला काला हो जाता है, वो बॉयल होने के पहले डीकंपोज हो जाता है। अब सोचो जब तेल के साथ ये सिचुएशन हो रही है तो ये सॉलिड्स हैं भाई, ऑयल तो आपका लिक्विड है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये तो सॉलिड्स हैं, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो समझ रहे हो, आप इनको मेल्ट कर लो वही बहुत है। आप सोचो कि मैं इसको बॉईल करके इसके वेपर्स बना लूं, नहीं, ये उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही जल जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन बॉईल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे लेकिन वो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने नहीं देंगे, इतना ज्यादा मजबूत होता है ये। ठीक है, अच्छा, मैं आपको इसके अंदर एक स्टार बनाकर एग्जाम्पल सिखाना चाहता हूं डायमंड का। डायमंड आपके कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो बच्चा लोग डायमंड देखो कैसा दिखाई देता है मेरे प्यारे लाडलो। एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम से ऐसा, तीसरे से ऐसा और चौथे से ऐसा अटैच्ड होता है। सो बेसिकली हियर यू कैन सी अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर याद हो तो हमने यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी थी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज रहेगा। हर कार्बन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, और हर कार्बन अपने जैसे 1, 2, 3 और 4 कार्बन के साथ में बॉन्ड होगा। हर कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ में बॉन्ड होगा। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो। ये एक एटम से कनेक्टेड, और बढ़ाना चाहते हो और बढ़ा लो, ये से कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड है 4, ये इससे कनेक्टेड है। समझ रहे हो लाड लो मेरे बकुड़ो? ये एक से कनेक्टेड है 2, 3, 4, 5। समझ रहे हो? हर एटम, ये देखो 1, 2, 3 और ये 4 है ना, हर एटम कनेक्टेड होगा, हर एटम कनेक्टेड होगा। ये 1, 2, 3 और ये 4। तो इस तरीके से आपको डायमंड का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इट इज अ वेरी जायंट मॉलिक्यूल, इट इज अ वेरी जायंट मॉलिक्यूल। जायंट यानी कि बिल्कुल राक्षस जैसा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। क्या बात समझ में आ रही है? और बेटा क्योंकि इसके अंदर हर कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, और इसी वजह से, इसके ज्योमेट्री की वजह से ये आपके वर्ल्ड का, आपकी अर्थ का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनफैक्ट आपको एक बात बता दूं,
ये लोहे तक को काट सकता है। आपको लगता है ना कि लोहा बड़ा हार्ड है या कोई मेटल हार्ड होता है, नहीं, ये उन सब का पापा है, ये उन सब का पापा, चाचा, नाना, नाना है। ये बहुत बड़ा वाला आदमी है। ये आपने देखा होगा ना, वो गोल गोल कटर, वो जो लोहा काटने के लिए मशीन आती है, वो गोल घूमती है, उसको से नीचे लाते ऐसा करके लोहा काट देती है। उस लोहे की ब्लेड पर डायमंड की प्लेटिंग होती है, दे आर डायमंड प्लेटेड, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, आप यहां पर देखो, आप इमेजिन करो ये कार्बन को, भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां इसके साथ शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर्ड और एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर्ड है। तो यहां पर बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स। ये सब लोग बैड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। दे आर बैड कंडक्टर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक एक्सेप्शनल केस आपके पास में आ जाता है। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आपके पास में एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, वो है इस ससुरे का छोटा भाई ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चाचा इज एन एक्सेप्शनल केस। ग्रेफाइट चाचा को अगर मैं बनाऊं, आप यहां पर ग्रेफाइट चाचा के अंदर देखेंगे कि एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम से, तीसरे कार्बन के एटम से इस प्रकार कनेक्टेड है। फिर यहां पर आप देखेंगे कि एक और कार्बन चाचा है, ये इससे कनेक्टेड है चाचा, ये चाचा इससे कनेक्टेड है, ये चाचा इससे कनेक्टेड है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों चाचा आपस में कनेक्टेड है और ये किसी से कनेक्टेड होंगे, ये और एक किसी से कनेक्टेड होंगे, तो इनके भी 3 बॉन्ड हो गए। मतलब आप देखोगे कि हर कार्बन चाचा के यहाँ पर एटलीस्ट 3-3 बॉन्ड है। फिर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कार्बन चाचा दिखाई देंगे, फिर एक कार्बन चाचा यहाँ दिखाई देंगे, एक कार्बन चाचा यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, ये कार्बन चाचा इस तरीके से कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। कार्बन चाचा कुछ गाल, कार्बन चाचा, कार्बन चाचा, कार्बन चाचा, राजू चाचा, राजू चाचा, कम कम कम। गाइस, बचपन में मैं मेरे कज़िन ब्रदर के यहाँ आता था और मेरे कज़िन ब्रदर के चाचा का नाम था राजू, राजू चाचा। तो मैंने उनके छोटे छोटे बच्चों को गाना सिखा दिया, राजू चाचा कम कम कम। अब वो बच्चे के दिमाग में चढ़ गई राजू चाचा कम कम कम। अब भैया वो गाना गाना उसने चालू करा तो उसके पापा के सामने गा रहा राजू चाचा कम कम कम। उसके पापा 2-4 बार तो उन्होंने सुना, फिर जो कुटाई लगाई उसकी। आज भी मैं उसको जब भी मैं मिलता हूँ तो वो मेरे को देख के नीचे गर्दन कर लेता है कि साले ने मेरे को पिटवाया था मेरे बाप से। चलो, तो यहाँ पर इसको जोड़ो, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 लेयर्स है, कुछ सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर है। ये आपकी पहली लेयर, ये आपकी दूसरी लेयर बीच वाली मसाले की, और ये आपकी तीसरी लेयर। तो ग्रेफाइट बच्चा लोग कुछ ऐसा दिखता है आपको, ग्रेफाइट कुछ इस प्रकार नजर आता है। अब यहां पर आप देखो, इस कार्बन के पास में एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, ना कि sp3। सिमिलरली इस कार्बन के पास में देखो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। और इसके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन और इसके एक फ्री इलेक्ट्रॉन ने एक इस प्रकार से एक पाई बॉन्डिंग कर ली, मतलब एक डबल बॉन्ड बना लिया। और ये पाई बॉन्ड तो बहुत कमजोर है, 343 पिकोमीटर की इसकी हाइट है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ग्रेफाइट में हर कार्बन के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन के पास में यू विल बी ऑब्जर्विंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन। आप हर कार्बन पर नजर डालो, हर कार्बन के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका ग्रेफाइट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो जाता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बच्चा लोग कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं आपको इसकी एक बात और बताना चाहता हूं कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ग्रेफाइट क्योंकि एक कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि ये एक कोवेलेंट सॉलिड है, इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अब एक बात समझना, जैसे मान लो कोई मशीन है, इंडस्ट्री में कोई मशीन और वो कई हजारों डिग्री सेल्सियस पर काम कर रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है,
या 500-600 डिग्री पर भी काम कर रही है लेकिन गर्म हो जाती है। अब उसमें अगर आपको ल्यूब्रिकेशन करना है, चिकनाहट मेंटेन करनी है, तो उसके लिए आपको ऑयल लगाना पड़ेगा, ग्रीस लगाना पड़ेगा। लेकिन बेटा जैसा भी मैंने आपसे बताया कि ऑयल या ग्रीस सेमी सॉलिड या लिक्विड होने की वजह से एक टाइम पीरियड के बाद वो जल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, उनका जो कंसिस्टेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी जगह पर ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। इसको एक ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट क्यों? देखो आप इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखो भाई, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है। इन दोनों लेयर के बीच में 343 पिकोमीटर का फर्क है। पहली लेयर और दूसरी लेयर आप देखो ये पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, और पाई बॉन्ड आप लोग जानते हो कि ये कमजोर होता है। तो क्या होता है, ये ग्रेफाइट की पहली लेयर, ये ग्रेफाइट के बीच में दूसरी लेयर 3 एटम की, और ग्रेफाइट के बीच ऊपर ये तीसरी लेयर ये। तो ग्रेफाइट ऐसा मूव कर सकता है, ये ग्रेफाइट की लेयर एक दूसरे से दूर होने की वजह से ऐसे एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। तो इसीलिए इट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और इस लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से आप ग्रेफाइट को एज अ गुड ल्यूब्रिकेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे चलते हैं, अच्छा एक बात और नोट कर लो, इसकी ये वाली बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर की होती है, 2 कार्बन के बीच वाली जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। नोट करो, ठीक है मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे बकड़ो, मेरे गुलजारी लाल। हो गया, आगे बढ़े। तू शाम मेरा सचना में तेरा, मैं क्या गुलजारी लाल, जल्दी कर ले भाई। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप की बात करते हैं। अब मैं तुम्हें तीसरी चीज सिखाऊंगा जिसका नाम है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स। प्यारे बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इस पर सवाल आता है, इस पर देखो, सवाल समझाने से पहले यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। यहां पर मेटेलिक बॉन्ड काम करता है। मेटेलिक बॉन्ड एक्ट एज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बोलना चाहिए मुझे, इट एक्ट एज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किनके बीच में? बिटवीन द मेटल एटम्स, बिटवीन द मेटल एटम्स। एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम के साथ। तो सर फिर ये कोवेलेंट जैसा क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं फर्क। हम लोग सब जानते हैं दैट मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम लोग सब जानते हैं दैट मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स and therefore can easily lose their valence electron, तो इस वजह से आपके मेटल के अंदर जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है थोड़ा अजीब सा हो जाता है। देखो कैसे, जो भी आपका मेटल होता है उस मेटल के बीचों बीच आपको एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिखता है जिसको बोला जाता है कर्नल। क्या बोला जाता है? कर्नल। नाउ गाइस होता क्या कर्नल आप समझ जाए, जैसे मान लो आपके पास में एक आयरन का एटम है, आयरन एटॉमिक नंबर 26। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंदर के शेल में है उनको बोला जाता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसी भी प्रकार से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते।
लेकिन आपका 4s जो कि वैलेंस शेल है और 3d, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम होता है, 4s जो कि आपका सच में वैलेंस शेल है, जो कि आपका सच में वैलेंस शेल है, और 3d जो कि आपका पेनल्टीमेट शेल है। बेटा पेनल्टीमेट का मतलब होता है वैलेंस के अंदर वाला, वैलेंस के अंदर वाला। वैलेंस शेल को एक और नाम दिया था अल्टीमेट, सबसे बाहर वाला, तो ये उसके अंदर वाला है, इसलिए इसको पेनल्टीमेट बोलते हैं। तो गाइस 4s और 3d के बीच में गैप बहुत कम होता है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इस वजह से अगर आयरन का ये वैलेंस शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है तो ये वाला भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 20 और 26, ठीक है। तो मान लो ये जो कर्नल है, इस कर्नल का मतलब होता है आपके मेटल के एटम का न्यूक्लियस। भाई इस मेटल के अंदर न्यूक्लियस भी तो होगा। अच्छा न्यूक्लियस में, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसके बाद में 26 प्रोटॉन्स होंगे, प्लस इसके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गिनो, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 18, प्लस इनर शेल में देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट चार्ज कितना हो गया देखो, 26 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन्स यहां पर एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटल यहां पर 8 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है यहां पर। इसीलिए कर्नल को हमेशा पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया जाता है। अच्छा उसके अलावा ये जो इसका पेनल्टीमेट और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको यहां पर घूमते हुए नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात बताओ, आपका जो एक मेटल है क्या उसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा? नहीं, अगर मेरे पास में एक लोहे का सरिया है तो उसमें ऐसे करोड़ों, इनफैक्ट करोड़ों भी छोटा वर्ड है, करोड़ों भी छोटा वर्ड है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे। तो मैं तो फिर भी कुछ ही बना रहा हूं आपके सामने, मैं आपके सामने सिर्फ कुछ ही कर्नल बना रहा हूं, मैं आपके पास में सिर्फ कुछ ही एटम्स को बनाकर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने आपको कर्नल्स बना दिए, अब हर कर्नल के 8 इलेक्ट्रॉन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखो कि एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया और इन इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरे कर्नल को होल्ड किया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कर्नल, इलेक्ट्रॉन कर्नल, इलेक्ट्रॉन कर्नल, इलेक्ट्रॉन कर्नल, यानी इन्होंने एक दूसरे को होल्ड करके रख लिया। इन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्डिंग। इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। ये आपका कर्नल हो गया। अब आप यहां पर, आप ऐसा नहीं फील हो रहा है आपको कि काले काले इलेक्ट्रॉन की नदी बह रही है? काले काले इलेक्ट्रॉन का यहां पर जो आपका ब्लैक 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 जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी सी है, इसका समुद्र है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इसको सी मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग भी बोला जाता है। तो गाइस दिस इज हाउ योर मेटल लुक्स लाइक। अब आप खुद यहां पर देखो कि यहां पर देयर आर न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री in a metal, therefore they are very good conductor, of heat and electricity, ये आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। आप देखो खाना बनाने के लिए आप सारे लोहे के या सारे मेटल के अप्लायंसेस यूज करते हो,
आप अगर कुकर में खाना बना रहे हो तो आग नीचे से लगती है लेकिन कुकर का ऊपर का ढक्कन तक गर्म हो जाता है। आप कढ़ाई को नीचे से आग पर लगते हो लेकिन कढ़ाई के हैंडल भी गर्म हो जाते हैं, इसलिए आजकल वहां पर टेफ्लॉन वाले हैंडल आते हैं ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो आप देखो ये मेटल का स्ट्रक्चर आपकी मदद करता है कंडक्टिविटी को समझने के लिए। अब मान लो अगर आपने यहां से कोई करंट पास करा तो क्या होगा, करंट के कांटेक्ट में पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये मूव करेगा, फिर ये आगे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये बात आपको पता है। जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट मूव करेगा। तो इस तरीके से आपको मेटल के अंदर कंडक्टिविटी नजर आती है। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये हो गए आपके कर्नल्स। कर्नल पॉजिटिव चार्ज है, उसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ने घेरा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज कर्नल घेरेंगे, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल को फिर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घेरेंगे और इस तरीके से एक दूसरे को घेर घेर के एक सॉलिड, एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप बोलते हैं मेटल्स। क्या बात चीज क्लियर हो गई? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर आयरन के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अगर आप आयरन की जगह सोडियम ले लोगे तो सोडियम के तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर कौन सा मेटल ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा और कौन सा मेटल कम कंडक्टिविटी शो करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा एटम, एक एटम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रिकल और हीट की कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोर विल बी इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर अपन इसके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नोट करो, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अच्छा, पहले वाला पॉइंट मैं लिख देता हूं मेरे लाडलो के लिए। द ग्रेटर, GREA, द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed to the sea of electron by an atom, more will be its conductivity, more will be its conductivity। ठीक है गुलगुलो, कोई परेशानी? अब गाइस एक सवाल बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। याद करो, मैंने आयोनिक सॉलिड में बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटेलिक सॉलिड्स की कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। देखो गाइज, यहां पर एक बात समझना, जब आप इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपने क्या करा, आपने इस मेटल के टुकड़े को गर्म करना स्टार्ट किया। इनिशियली क्या करा, आपने इस मेटल के टुकड़े को हीट सप्लाई करी, गर्म करना इसको चालू करा, तो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर पहले वाइब्रेट करेगा। भाई जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद ये तेज 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 मूव करेगा। तो इनिशियली आपके मेटल को गर्म करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल के पास में होंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the electron movement increases, the electron movement increases, and therefore conductivity also increases, and therefore conductivity also increases। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप हद से ज्यादा टेम्परेचर देना चालू कर दोगे तो अब क्या होगा, ये टेम्परेचर, ये गर्माहट, ये एनर्जी आपके कर्नल तक पहुंचने लग जाएगी। ये टेम्परेचर आपके कर्नल तक पहुंचने लगेगा। अब अगर ये टेम्परेचर आपके कर्नल तक पहुंचने लगा तो बेटा कर्नल भी एनर्जी लेके वाइब्रेट करेगा, जितनी एनर्जी दोगे उतना वाइब्रेट करेगा। अब अगर ये वाइब्रेट करेगा
तो बेटा इसके वाइब्रेशन की वजह से, इसके तेज तेज मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है ये बिखरना चालू हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, ये कर्नल ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन भी हिलने लगेंगे तेजी से। अच्छा, अब ये कर्नल जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा है और ये वाला कर्नल भी वाइब्रेट कर रहा है डर। अब ये वाइब्रेट करने की वजह से अगर दोनों ज्यादा करीब आ गए, वाइब्रेशन की वजह से अगर दोनों ज्यादा करीब आने लगे तो इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा। तो एक तो वाइब्रेशन, दूसरा रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से ये दूर भी जाने लगेंगे, ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो उस वजह से आपके कर्नल के मूवमेंट की वजह से आपके मेटल का ये जो एक परफेक्ट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बिखर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी बिखरने लगेंगे, फेंकाने लगेंगे दूर दूर। कर्नल भी एक दूसरे से मूवमेंट की वजह से पहले पास आएंगे, फिर रिपल्शन की वजह से दूर चले जाएंगे। इनके दूर जाने की वजह से इनके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो और दूर जाएगा। तो पूरा अरेंजमेंट यहां पर कर्नल और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का बिगड़ जाएगा। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का और आपके कर्नल का जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा और बिखरने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर further causes disturbance in kernel and electron arrangement, and therefore causes the decrease in the कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड में क्या सिखाया था कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया तो कर्नल के वाइब्रेशन की वजह से कर्नल और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा और उस वजह से आपकी कंडक्टिविटी को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, हो गया इतना नोट। चलिए ग्रेट, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले पोर्शन का, बाकी तो सब आप लोगों ने लिख ही रखा है। तो गाइस ये हो गया आपके मेटल के बारे में जरूरी बात जो हमें करनी थी। मेटल की फटाफट से प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं मेटेलिक सॉलिड की। भाई मेटल आर ऑल्सो हार्ड, नॉट एवरी है ना, हर मेटल हार्ड नहीं होता, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। भाई मरकरी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, वो तो लिक्विड होता है। सोडियम पोटेशियम आपकी हथेली पर आकर ही जलने लगते हैं, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग टाइप की जो है वो उनका नेचर शो करते हैं। मेटल के साथ में बात और होती है दैट दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। आप इनकी पतली पतली शीट्स और इनके लंबे लंबे वायर्स बना सकते हो। कोई भी मेटल हो, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर। बस इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ फ्री आयंस इनके पास में अवेलेबल है। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स भी हम लोगों ने जो डिस्कस करें हैं ये ठीक है। अब एक बात मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से जोड़ के बताना चाहता हूं, क्या आपके मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ, तो जब विजिबल रेडिएशंस इन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी करके एक्सेप्ट करके अपने एक्साइटेड शेल में भागेंगे, तो सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड शेल को छोड़कर एक्साइटेड शेल में जाएगा और एक्साइटेड शेल में कुछ देर घूमने के बाद जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सब रिलीज करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी छोड़कर वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो जो एनर्जी छोड़ रहा है वो विजिबल रेंज की छोड़ रहा है, मतलब कलर शो करेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दैट यूजुअली मेटल्स हैव लस्टर, यानी इनके पास में एक शाइन होती है, एंड आर कलर्ड बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मेटल के पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, दे आर हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज वेल। भाई मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेना वो सब भी इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। मतलब मेटल के पास में
आपको जो भी प्रॉपर्टी दिखाई देगी, जो भी आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगी वो डिपेंड करेगा इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा हूं कि सम ऑफ द मेटल्स लिखिएगा आप लोग, सारे नहीं। सम ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, इनका ज्यादा होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनका ज्यादा नहीं होता। ये मेल्ट कर जाते हैं, आपके हाथ पे आते हैं, इनफैक्ट जल जाते हैं। तो इनका यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इनकी हाई डेंसिटी भी होती है। दे ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में सारी बात। लास्ट टाइप के सॉलिड्स आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अपन डिस्कस करते हैं, पहले इसको जरा नोट कर लो, ठीक है लाड लो मेरे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग हमारा लास्ट टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। गाइज एक बात बता दूं, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप हर प्रकार के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लास्ट इज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सीधा सा नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दे आर मॉलिक्यूल्स। दे आर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट फोर्स होगा, यहां पर जो आपका कंस्टिट्यूएंट फोर्स होगा वो ऑब्वियसली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको आप लोग क्लास 11th में वेंडर वॉल फोर्स के नाम से पढ़ के आए थे। अब देखो वेंडर वॉल फोर्स के हिसाब से आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार के होंगे। पहले वाले होंगे आपके नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स काम करेगा वो करेगा सबसे कमजोर वाला फोर्स, दैट इज आपका लंडन फोर्स, या इसका दूसरा नाम होता है आपका डिस्पर्जन फोर्स। यानी आप मान के चलो ये सॉलिड्स के नाम पे धब्बा है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते ही नहीं है, ये लोग रूम टेम्परेचर पे तो गैस होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है Cl2, H2, Br2, देन आपका CCl4 एक्सेट्रा। ये सब रूम टेम्परेचर पे गैस है। आपको इनको सॉलिड बनाने के लिए टेम्परेचर को कई डिग्री सेल्सियस कम करना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। यानी रूम टेम्परेचर पे तो ये गैस है, लेकिन पढ़ा क्यों रहे हो सर? अगर रूम टेम्परेचर पे गैस है तो बेटा कभी ना कभी तो सॉलिड रहे होंगे ना, भले ही -100 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिडिफाई हो रहे हैं, पर हो तो रहे ना। तो जब ये लोग -100 डिग्री, -80 डिग्री, -50 डिग्री पर जब ये सॉलिडिफाई होते हैं तो ये ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में सॉलिडिफाई होते हैं। तो हमारी मजबूरी है इन्हें पढ़ना। क्या चीज क्लियर हो गई? अच्छा, ये सब लोग इंसुलेटर होते हैं एंड दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अरे भाई, जो रूम टेम्परेचर पे गैस है उसको मेल्ट करने के लिए तो और कम टेम्परेचर लगेगा। मतलब हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन -80 डिग्री सेल्सियस पर, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कि अगर यह हाइड्रोजन -80 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड है तो मेल्ट करने के लिए हो सकता है -60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। भाई -60 में तो तुम मर गए। तो बहुत ही कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा होते हैं आपके पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स काम करता है वो करता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डाइपोल डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए? एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरा एटम पर पार्शियल नेगेटिव। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा HCl हो गया। HCl के अलावा तुम्हारा इसके अंदर और कौन सा एग्जांपल हो गया? ये तुम्हारा SO2 एक एग्जांपल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया। उसके अलावा और क्या एग्जांपल उठा सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड उठा लो, ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया। तो भाई ड्राई आइस होती है ना, आपने पढ़ाई है, आपने CO2 को ड्राई आइस पढ़ाई है। अच्छा, मेरे को एक एग्जांपल और याद आ रहा है जो कि मैंने देखा था, नहीं मैंने बस ये एग्जांपल देखा था, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ये 3 एग्जांपल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे थे, मैंने निकाल के एक जगह लिख लिए थे,
मैंने तीनों लिख दिए बोर्ड पर। अच्छा, तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे, एक H एक Cl, एक H एक Cl, एक H एक Cl। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया, ये देखो। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ गया, सॉलिडिफाई हो गया। टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। आप लोग सब जानते हो HCl रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मतलब इनको भी सॉलिडिफाई करने के लिए आपको टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ेगा। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है, और ये लोग भी सब इंसुलेटर होते हैं। तीसरे और लास्ट इस कैटेगरी का बाहुबली, इस कैटेगरी का राजा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड। आप सब लोग जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का एक स्पेशल केस होता है, जिसमें एक एटम के पास में, एक मॉलिक्यूल के पास में हाइड्रोजन और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन, इनमें से कोई एक होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की 2 कंडीशन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा F, O या N में से कोई एक एटम। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका वाटर। ये देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका इसका वाटर। वाटर में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में अट्रैक्शन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन आ गया, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली आपको ये वाटर के अंदर देखने को मिलता है, अमोनिया के अंदर देखने को मिलता है, HF के अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये सब भी इंसुलेटर ही होते हैं भाई। पानी इंसुलेटर होता है, आपको मालूम है जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर होता है, पानी में करंट पास नहीं होता। फिर आप बोलोगे सर पानी में गीले पैर होने से तो करंट लग जाता है। पानी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, वो कंडक्टिविटी करता है। अभी सिखाया था ना आयोनिक सॉलिड में एक्वस फॉर्म में कंडक्टर हो जाते हैं। तो एक्चुअली पानी के अंदर जब वो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी मेल्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आप लोगों का फाइनल यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मैंने बड़ा इजी वे में पढ़ा दिया, इसको ज़्यादा डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ही बहुत ज़रूरी था। तो गाइज इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर खत्म होता है, ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे हमारे क्रिस्टल लेटाइज, यूनिट सेल्स की तरफ, यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन की तरफ, एक्चुअल सॉलिड स्टेट्स की तरफ, जो आपको बोर्ड और जेई मेन और नीट जगह पर काम में आएगा। तो गाइज आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। डोंट फॉरगेट अपने साथ में जो भी आपके घर में छोटू मोटू बच्चे हैं 8, 9, 10, 10th के, उनको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी मुझसे पढ़ सकें। स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेता हूँ, दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल। एंड गाइज ग्रेविटी सर्कल पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, GC 3.0 पसंद आया, तो बस प्यार बरसाते रहो, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बताते रहो, हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइज टुमारो।